हमने पढ़ा हुआ है कि दुनिया का हर पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और हम इसे मानते भी हैं क्योंकि यह एक साबित किया हुआ फैक्ट है। लेकिन इसे जानने के बाद हमारे मन में एक सवाल आता है कि क्या हम यह भी जान सकते हैं कि कोई पदार्थ कितने परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है? और इसका जवाब है हाँ। तो देखिए, आज हम यही सीखेंगे और इसे सीखने के लिए हमें जानना होगा मोल संकल्पना क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास 12 वस्तुएं हैं तो हम उसे एक दर्जन कह देते हैं, या हमारे पास 100 किलोग्राम अनाज होता है तो हम उसे एक बोरी कह देते हैं। और ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हम वस्तुओं की मात्रा को आसानी से माप या गिन सके। और कुछ इसी तरह के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है मोल संकल्पना के अंदर। तो देखिए, एक रसायनज्ञ हुआ करते थे विल्हेम ओस्टवाल्ड। इन्होंने मोल शब्द प्रस्तावित किया और इस मोल शब्द का अर्थ होता है ढेर। और इस शब्द का इस्तेमाल पदार्थ की मात्रा जानने में दो तरीके से किया गया। इनमें से पहला है, एक मोल बराबर होता है 6.0221407 गुणा 10 की घात 23। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जिस तरह अपन ने अभी देखा था कि एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती है, उसी तरह एक मोल परमाणु या अणु में 6.0221407 गुणा 10 की घात 23 परमाणु या अणु होते हैं। तो अब हम इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए एक मोल ऑक्सीजन परमाणु, इसका मतलब है 6.0221407 गुणा 10 की घात 23 ऑक्सीजन परमाणु। अगर आपसे कहा जाए कि एक मोल ऑक्सीजन अणु, ऑक्सीजन अणु का मतलब होता है O2, तो इसका मतलब होगा 6.0221407 गुणा 10 की घात 23 ऑक्सीजन अणु। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए एक मोल जल का अणु मतलब H2O, तो इसका मतलब होता है 6.0221407 गुणा 10 की घात 23 जल के अणु। अब हम मोल का दूसरी तरीके से इस्तेमाल देखते हैं। तो देखिए, एक मोल बराबर होता है ग्राम द्रव्यमान। अब हम इसे समझने से पहले समझना होगा कि ग्राम द्रव्यमान क्या होता है। तो देखिए, ग्राम द्रव्यमान का मतलब होता है परमाणु या अणु का ग्राम में द्रव्यमान। अब इसका मतलब हम उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16 U, और इसका अगर हम ग्राम द्रव्यमान देखेंगे तो इसका ग्राम में द्रव्यमान लेंगे और वो हो जाएगा 16 ग्राम। और इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन अणु की बात करें, ऑक्सीजन अणु में होता है 2 ऑक्सीजन, तो इसका मतलब इसका द्रव्यमान होगा 16 गुना 2 बराबर हो जाएगा 32 U, और इसका ग्राम में द्रव्यमान मतलब ग्राम द्रव्यमान हो जाएगा 32 ग्राम। इसी तरह अगर जल के अणु का द्रव्यमान देखिए, तो जल के अणु का द्रव्यमान हो जाएगा जल के अणु के अंदर उपस्थित सभी परमाणुओं का कुल योग। तो इसमें 2 हाइड्रोजन होता है, मतलब एक हाइड्रोजन का 1 U होता है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 U हो जाएगा। और इसमें अगर ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान जोड़ देंगे तो इसका जल के अणु का जो द्रव्यमान होता है वो 18 U हो जाएगा। और इसका जो ग्राम में द्रव्यमान होगा, मतलब ग्राम द्रव्यमान होगा, वो 18 ग्राम हो जाएगा। इस तरह हम देख सकते हैं कि किसी भी परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान या किसी भी अणु का ग्राम में द्रव्यमान उसका ग्राम द्रव्यमान कहलाता है। अब हम समझ चुके हैं कि ग्राम द्रव्यमान क्या होता है। तो अब हम देखते हैं कि एक मोल बराबर ग्राम द्रव्यमान का मतलब क्या है। तो इसे समझने के लिए हम वापस ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हैं। देखिए, अभी हमने देखा कि जो ऑक्सीजन का ग्राम द्रव्यमान होता है वो 16 ग्राम होता है, और ये 16 ग्राम है वो एक मोल के बराबर होगा। इसी तरह हर परमाणु या अणु का जो ग्राम द्रव्यमान होगा वो 1 मोल के बराबर होगा, और यही इसका मतलब है। और ये जो ग्राम द्रव्यमान होता है इसे हम मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं, क्योंकि ये मोल के बराबर होता है इसलिए हम इसे मोलर द्रव्यमान कहते हैं, और इसे हम कैपिटल M से दर्शाते हैं। ठीक है, तो देखिए, अभी हमने पढ़ा कि एक मोल 6.0221407 गुणा 10 की घात 23 के बराबर होता है, और दूसरी तरफ एक मोल ग्राम द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इससे हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब एक मोल इन दोनों के बराबर होता है तो इसका मतलब है कि ग्राम द्रव्यमान और 6.0221407 गुणा 10 की घात 23 ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। अभी हमने पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने के लिए मोल का इस्तेमाल 2 तरीके से किया, इसलिए मोल को पदार्थ की मात्रा का मात्रक कहा जाता है, और इसको प्रतीक के रूप में दर्शाने के लिए इसमें से ई हटाकर
MOL के रूप में ही दर्शाया जाता है। और अभी हमने जो ये संख्या पढ़ी 6.0221407 गुणा 10 की घात 23, इसे बोलते हैं अवोगाद्रो संख्या। और इसका मतलब है कि 1 मोल बराबर अवोगाद्रो संख्या होती है। और अगर इस अवोगाद्रो संख्या में 1 मोल का भाग दे दिया जाए तो इससे हमें प्राप्त होगा अवोगाद्रो स्थिरांक। मतलब अवोगाद्रो स्थिरांक बराबर होगा 6.0221407 गुणा 10 की घात 23 मोल इनवर्स 1। तो अब तक हमने जो कुछ पढ़ा उसके आधार पर हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए, अगर हमें किसी परमाणु के 10 मोल दिए हुए हैं और उस 10 मोल में हमें ये ज्ञात करना हो कि इसमें कुल कितने परमाणु उपस्थित हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, अभी हमने पढ़ा कि 1 मोल बराबर 6.0221407 गुणा 10 की घात 23 होते हैं। ठीक है, तो अब से हम क्वेश्चन हल करते टाइम इसका पूरा मान न लेकर इसे लेंगे 6.022 गुणा 10 की घात 23। इससे क्या है कि क्वेश्चन कैलकुलेशन करते टाइम एक सरलता बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को हल करते टाइम डायरेक्ट 10 मोल को अवोगाद्रो संख्या मतलब कि 6.022 गुणा 10 की घात 23 से करते हो तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करने पर जो मोल है गुणा में वो नहीं हटेगा और इससे जो आंसर आएगा वो फिर से मोल में ही प्राप्त होगा, जिससे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो गलत हो जाएगा। तो सही सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना होगा? हमें सही सॉल्यूशन के लिए जो 10 मोल है उसे अवोगाद्रो स्थिरांक से गुणा करना पड़ेगा। मतलब कि 10 मोल गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23 मोल इनवर्स 1 से गुणा करना पड़ेगा, जिससे मोल इनवर्स 1 और मोल दोनों आपस में कट जाएंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 6.022 गुणा 10 की घात 24, जो कि एक राइट आंसर है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि 10 मोल में कितने परमाणु होंगे? 6.022 गुणा 10 की घात 24। इस क्वेश्चन से हम एक और निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब भी हमें मोल दिए गए हों और हमें परमाणुओं की संख्या पूछी जाए तो हम दिए गए मोलों को अवोगाद्रो स्थिरांक से गुणा करेंगे, क्योंकि दिए गए मोलों को हम n से दर्शा सकते हैं और जो अवोगाद्रो स्थिरांक है उसको हम Na से दर्शा सकते हैं। तो हम इसका सूत्र क्या लिख सकते हैं? n गुणा Na। तो चलिए अब हम उस पहले सवाल पे आते हैं कि कैसे किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, हम इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि हम लेते हैं 90 ग्राम जल और हम इसमें देखते हैं कि इसमें जल के अणुओं की संख्या कितनी है, इसमें ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, यानी कि ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, और देखते हैं कि इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जल के अणुओं की संख्या कितनी है। अभी हमने देखा था कि जो जल का अणु होता है उसका ग्राम द्रव्यमान 18 ग्राम होता है और ये 18 ग्राम 1 मोल के बराबर होता है। इसका मतलब हुआ कि 18 ग्राम में 1 मोल होता है। तो इसी तरह 90 ग्राम में मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 90 ग्राम में 18 ग्राम का भाग देना होगा, जिससे हमें 5 मोल प्राप्त हो जाएंगे। और अब हमारे पास मोलों की संख्या आ गई है, तो इससे हम मोलों से हम परमाणु अणुओं की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, इसे ज्ञात करने के लिए अभी हमने सूत्र देखा था n गुणा Na, मतलब कि अवोगाद्रो स्थिरांक गुणा दिए गए मोलों की संख्या। तो हम 5 मोल को अवोगाद्रो स्थिरांक मतलब कि 6.022 गुणा 10 की घात 23 मोल इनवर्स से गुणा कर देंगे, जिससे हमारे पास आंसर आएगा 3.011 गुणा 10 की घात 24। ठीक है, इस तरह जो 90 ग्राम जल है उसमें जल के अणुओं की संख्या कितनी आ जाएगी? 3.011 गुणा 10 की घात 24। ठीक है, और देखिए, जो जल का एक अणु होता है उसमें ऑक्सीजन परमाणु की संख्या भी 1 होती है, इसलिए जितनी जल के अणुओं की संख्या है उतने ही उसमें ऑक्सीजन परमाणु होंगे। इसलिए जो ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या होगी वो भी 3.011 गुणा 10 की घात 24 ही होगी। और अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु की, तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या जल के एक अणु में 2 होती है, इसलिए हम जल के अणु की संख्या को 2 से गुणा कर देंगे, जिससे हमें हाइड्रोजन की संख्या प्राप्त हो जाएगी। मतलब कि हमारे पास जो हाइड्रोजन की संख्या होगी वो होगी 6.022 गुणा 10 की घात 24। इस तरह हमने 90 ग्राम जल में हाइड्रोजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु और जल के अणुओं की संख्या देखी है।
और अब तक हमने जो कुछ पढ़ा है यही मूल संकल्पना है, और इस तरह हम मूल संकल्पना से दुनिया के किसी भी पदार्थ में उपस्थित परमाणु या अणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह हमारा जो आज का टॉपिक है वो यहाँ खत्म होता है, लेकिन इस टॉपिक से संबंधित परीक्षाओं में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं ये हम देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, अगर किसी सवाल को आपको खुद को हल करना है तो आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और आगे पूछे जाने वाले सवाल या इस सवाल का आप खुद भी पहले ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद आप वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, जो हीलियम होता है उसका परमाणु द्रव्यमान होता है 4U, तो इसका जो ग्राम द्रव्यमान होगा वो हो जाएगा 4 ग्राम। तो इसका मतलब हुआ 1 मोल 4 ग्राम के बराबर है। तो 52 ग्राम में मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 52 ग्राम में 4 ग्राम का भाग देना होगा, जिससे हमें 13 मोल प्राप्त हो जाएगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो 52 ग्राम हीलियम है उसमें मोलों की संख्या होगी 13। तो अब हमारा अगला सवाल है कि 12.044 गुणा 10 की घात 23 परमाणुओं में मोलों की संख्या कितनी होगी। तो अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, 1 मोल बराबर होता है अवोगाद्रो संख्या, मतलब कि 6.022 गुणा 10 की घात 23। ठीक है, तो 12.044 गुणा 10 की घात 23 में मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें इसमें 6.022 गुणा 10 की घात 23 का भाग देंगे और इससे हमें 2 मोल प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह 12.044 गुणा 10 की घात 23 में मोलों की संख्या प्राप्त होगी, वो होगी 2। तो दोस्तों, यहाँ कुछ आपके लिए क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप खुद सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया है। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें।